हाँ, तो बॉयल्स गैसेस में हमने देख रहा है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे बॉयल्स थे, जिन्होंने क्या किए थे कि इन पर गैस के बारे में जो है अपना कुछ लॉ दिए, कुछ फॉर्मूलाज रखे। किस बेसिस पर? इस बेसिस पर कि टेम्परेचर को अगर हम मैनेज कर लेते हैं, यानी कि टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, तो फिर वॉल्यूम और प्रेशर में देखते हैं कि कोई जो है रिलेशन है गैस में। तो पहला जो लॉ था हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है, पहला और दूसरा इससे मतलब नहीं है, जो हम नोट्स में लिखा हुआ है इसके बेसिस पर बोल रहे हैं कि बॉयल्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो लॉ दिया, इन्होंने क्या करा कि कोई गैस के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करके इन्होंने देखा कि चलो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अभी हम लोग क्या है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, इसीलिए हम धूप में जाते हैं तो जो है ज्यादा धूप लगती है, क्योंकि हमारे अंदर जो है थर्मो रेगुलेशन जो है क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के अनुसार होता है, फिक्स नहीं है। अगर मान लो सॉरी फिक्स है, रेगुलेशन नहीं होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है ना, कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37। ठीक, तो हमारे बॉडी का फिक्स है। अगर बाहर जाते हैं हम एटमॉस्फेयर में, अगर एटमॉस्फेयर में 36 से कम रहता है, 37 से कम रहता है, तो हमें ठंडी लगने लगती है, या इससे बाहर जाता है तो गर्मी लगने लगती है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है। फिर वही पोलर बॉडी में जाओ, यानी कि पोलर जो होते हैं, एक नहीं होता है क्या बोलते हैं उसको, ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, उन सब में जाओ तो वो सब कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है। ठंडा में वो एडजस्ट कर ले, कितना भी ठंडा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, एडजस्ट करते जा रहा है, एडजस्ट करते जा रहा है, अपना लोअर पॉइंट को गिराते जा रहा है, गिराते जा रहा है। यानी कि मान लो शुरुआती ठंडी है, तो उसको टेम्परेचर सहने की आदत है 10 डिग्री 12 डिग्री, फिर ज्यादा टेम्परेचर घट गया, यानी कि 0 से नीचा चला गया, फिर वो अपना मेंटेन करने वाला नीचे लेके चला जाएगा। इस तरह से उसमें क्या होता है, चेंजेबल होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि देखते हैं क्या गैस में भी ऐसा होता है कि कोई कोई गैस अपने आप को टेम्परेचर फिक्स रखता है या कोई चेंजेस करता है, ठीक है। तो इसको लेकर के पहला लॉ देखिए, बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ठीक है, एंड गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स प्रेशर, ठीक है। जब हम किसी भी टेम्परेचर पर या फिक्स टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को अगर फिक्स करते हैं, तो गैस का जो है मास और वॉल्यूम में जो है, मास और वॉल्यूम, कुछ गलत नहीं लिखे? अरे यार, सब दिन ये परेशान करने आ जाता है इस टाइम में। चलो, इससे पहले हिंदी में समझ लीजिए, कोई भी अगर हम फिक्स टेम्परेचर रखेंगे, किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, हिंदी में लिखिए तो एक बार। स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस, किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन, का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में लिख लीजिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the volume of a gas, the volume of a gas of a gas
ऑफ ए फिक्स, यहाँ पर गलती क्या की होगी, गिवन की जगह पर यहाँ पर फिक्स होगा, है ना। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस ऑफ ए फिक्स्ड of a fixed fixed mass is inversely proportional to its प्रेशर, ठीक है, टू इट्स प्रेशर। क्लियर है। मान लो कि 5 ग्राम का एक फिक्स जो है, मान लेते हैं समझने के लिए कोई सा कलर ब्लू कलर, मान लो कि 5 ml एक फिक्स मास ले लिए किसी भी गैस का, ठीक है, गैस का तो ml में लेंगे ना, 5 ml फिक्स ले लिए, ये हो गया मास। मास को हमने फिक्स कर दिया और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, ठीक है, एंड टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया। जब ये दोनों फिक्स कर दिए तो हमारे पास जो वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। समझ में आई बात। जब हम एक निश्चित अनुपात में कोई गैस लेते हैं, चाहे 5 ml लो 10 ml लो, उसका अगर टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं कि हाँ इस पर टेम्परेचर हम क्या देंगे, लगभग जो है 50 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे, या 40 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे। टेम्परेचर को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं किसके, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं किसके, प्रेशर के, ठीक है। तो V4 वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लोग 1/, नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1/, कर देते हैं, तो 1/P किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल की जगह पर अगर हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं K, तो हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख तो रहे हैं, V बराबर K 1/P, और यहाँ से अगर हम कांस्टेंट देखें तो कांस्टेंट बराबर क्या होगा, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्लियर है, कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया। यहाँ पर भी वॉल्यूम है, प्रेशर, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। ये है कि अगर मान लो कोई तुम एक 5 ml का कोई या 10 ml का कोई बर्तन ले लो जिसमें गैस आए, ठीक है, कोई भी चीज हो, तो उसमें हमने क्या किया, एक फिक्स अमाउंट में मास में यानी कि ले लिए गैस को, ठीक। अब टेम्परेचर भी उसका फिक्स कर दिया कि रूम के टेम्परेचर पे हम उसको रखे हुए, यानी मान लो कि कोई भी एक टेम्परेचर ले लो, 30 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर पर फिक्स कर दिए, ठीक है। फिक्स करने के बाद अब जो उनका वॉल्यूम होगा, अब जो उन गैस का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे प्रेशर का, यानी प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट करते हैं तो वॉल्यूम जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं किसके, प्रेशर के। अब क्लियर हुआ। और ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको ऐसा ही दे दिया जाएगा फॉर्मूला, या ABCD 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बॉयल्स के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को, आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर। अब इसका ग्राफ भी देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो कि दो हम कंटेनर में ले रहे हैं और दोनों के लिए सेम देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि जितना इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होगा, उतना ही तो इस पे होगा ना, अगर दोनों को सेम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो।
अगर मान लो सेम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तुमको और एक दूसरे को, तो दोनों को तो सेम पसीना आएगा ना। नहीं सर हम बहुत दिन धूप में रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। दो पौधा लेते हैं, जड़ से उखड़ा हुआ पौधा लेते हैं और दोनों को धूप में रखते हैं, सेम टेम्परेचर में रखेंगे, दोनों मुरझाएगा कि नहीं मुरझाएगा? तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर हम दो गैस के लिए कंपेयर करेंगे और टेम्परेचर दोनों के लिए अगर हम कांस्टेंट करेंगे तो ये रिलेशन दोनों में देखने को मिलेगा। इसीलिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्लियर है? अब अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में क्या होगा, हमने क्या देखा है, P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V का, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का अगर ग्राफ देगा बॉयल्स लॉ से तो आपका ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, जो जो प्रेशर बढ़ते जाएगा वो वॉल्यूम घटते जाएगा। क्लियर है? तो ग्राफ भी याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं टेम्परेचर को इन्होंने कांस्टेंट करके रखा, तो हम कुछ और देखते हैं, हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जैसे ट्राई करने से तो कोई फायदा है नहीं, कुछ डिफरेंट ट्राई करेगा तभी तो साइंटिस्ट कहलाएगा। तो इन्होंने क्या किस चीज को कांस्टेंट किया, बस उतनी ही बात है, हर किसी में वही लिखा रहेगा। मेन बात वही रहेगा कि हमने इसको कांस्टेंट करा, तुमने इनको करा तो हमने इसको करा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। देखो क्या है, एट कांस्टेंट, सॉरी इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखेगा ना, टेम्परेचर को तो रख चुका बॉयल्स ने। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस of a given mass is directly proportional to its absolute temperature। हाँ, इन्होंने देखो क्या करा, इन्होंने किस चीज को कांस्टेंट कर दिया यानी फिक्स कर दिया, इन्होंने प्रेशर को फिक्स कर दिया। इन्होंने प्रेशर को फिक्स कर दिया, गैस पर जो लगने वाले पार्टिकल्स के कारण जो प्रेशर होते हैं उनको फिक्स कर दिया कि हाँ ठीक है तुम इतना लगा रहे हो, सारे गैस इतना ही लगाने वाला हम लेंगे। अब उसके बीच करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, वॉल्यूम जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं टेम्परेचर के। क्लियर है? अगर हम प्रेशर को फिक्स करते हैं तो वॉल्यूम जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। जितना वॉल्यूम उतना ही टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे कि, क्लियर, और यहां से हमारा के कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, v बाय टी। यहां से के हटाएंगे, के रखेंगे तो ये गुना में जो टी है वो बटे में जाएगा ना। और अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। मान लो यहाँ पर 1 पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट है। तो मान लो टेम्परेचर पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे गया तो वॉल्यूम भी पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए ये ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? हिंदी में भी लिखना है सर क्या? यस क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज ही नहीं आ रही। चलो हिंदी में लिखो। स्थिर दाब पर, स्थिर दाब यानी कि फिक्स प्रेशर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हो उसको। स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस, स्थिर द्रव्यमान पर, सॉरी स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस, किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन, उसके परम ताप, उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती
सॉरी, अनुक्रमानुपाती होगा ना, हिंदी में हम पगला जाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अनुक्रमानुपाती ही बोलते हैं ना। ये वाला साइन को, हाँ हाँ। हाँ तो लिखिए। क्या लिखा रहे थे? गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? यस सर। अब जब दो गैस के लिए हम देखेंगे एक साथ, और तब अगर हम V1 करके देखेंगे तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको V/T है, तो V1T1 इक्वल टू V2T2 हो जाएगा अगर दो गैस के लिए हम लोग देखेंगे तो। क्लियर है? अगर दो सिलेंडर के लिए हम लोग देख रहे हैं, मान लो दोनों सिलेंडर के लिए, तो दोनों सिलेंडर के लिए हमारा जो K होगा वो K बराबर क्या होगा, V1T1 इक्वल टू V2T2। ये फॉर्मूला खास तौर पर याद रखना। दो गैस में कंपैरिजन करने के लिए बोला जाएगा कि पहला गैस है जिसका वॉल्यूम इतना लीटर है, टेम्परेचर इतना है, दूसरा गैस है जिसका वॉल्यूम इतना लीटर है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। मान लो कि इसके बारे में x दे देगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो अब हम लोग तीसरा जो साइंटिस्ट थे यानी कि गै-लुसाक, उनके बारे में देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने क्या करा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि पहला जो बॉयल्स थे उन्होंने क्या करा था, टेम्परेचर को कांस्टेंट करा। उसके बाद जो दूसरे थे हमारे चार्ल्स, उन्होंने क्या करा, प्रेशर को कांस्टेंट करा। अब तीसरा जो आया गै-लुसाक, को बोला हम भी किसी से कम थोड़े हैं, हम भी कुछ अलग करेंगे। इन्होंने क्या करा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गैस ऑफ ए गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पर जब इन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो प्रेशर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिल रहे थे किनके, टेम्परेचर के। ठीक है, अगर किसी गैस का आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो आपके जो गैस पर लगने वाला ये प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं किसके, टेम्परेचर के। ठीक, तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनली को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे के, और यहाँ से अगर हम के देखना चाहे कांस्टेंट बराबर क्या होता है, तो कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, के बराबर P/T, यानी कि प्रेशर बटे टेम्परेचर। कोई दिक्कत? और यहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब अगर प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, बीच से गुजरेगा। क्लियर है? यहां तक ठीक है? कोई डाउट है तो पूछो, यस सर। अगर समझ में नहीं आ रही तो पूछो। हिंदी में लिखना है, लिखो। स्थिर आयतन पर, बोलिए। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित द्रव्यमान की, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित द्रव्यमान का दाब, निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके, निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है।
ठीक है, चलो। तो यहाँ से हमने देखा, और यहाँ पर भी अगर हम दो गैस के लिए कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 T1 इक्वल टू P2 T2। ठीक है, तो ये तो हो गया अब तीनों के, तीन साइंटिस्ट ने दिया था। अब गैस के जब एग्जैक्ट नए साइंटिस्ट आ रहे थे तो उनको दिक्कत हो रही थी कि अब किस बेसिस पर हम चले। तो सबने मिल करके क्या किया कि एक खिचड़ी बनाई, ठीक है, जिसका नाम दे दिया गैस इक्वेशन। और गैस इक्वेशन में तीनों को बोला तुम रो मत, तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। ठीक है, तो गैस इक्वेशन जो है तीनों के लॉ को मिक्स करके बना हम, जहां पर पहला हम देखते हैं भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/p का, ये किसके अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, चार्ल्स के अकॉर्डिंग। अगर इक्वेशन 1 और 2 में हम ये चीज डालते हैं, कुछ नहीं तो बट्टे में 1 लगा देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताओ, कुछ नहीं, बट्टे में 1 लगा देने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसी तरह से तब भी यहाँ से देखे लेफ्ट साइड में इक्वल है तो लेफ्ट को हम लोग भी रखेंगे, और यहाँ पर जो है 1 की जगह पर हम लोग क्या दे देंगे, 1 की जगह पर T/P आ गया। यहाँ से कोई समस्या, कोई समस्या? तो यहाँ पर हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट अगर लेकर के हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये P के इधर को अगर हम सेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P यानी कि वॉल्यूम इनटू प्रेशर इक्वल टू टेम्परेचर। या फिर अगर मान लो कि हम यहाँ से इसको रखना चाहे तो ये इधर से कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ से इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो एक कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट क्या लेंगे, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो है R गैस कांस्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर जो बराबर हमने दिया, अच्छा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो यहाँ पर हम पहले लिखे रहेंगे, यहाँ पर R इंटू टी लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप हटाइएगा तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम किस रीजन से हटा रहे हैं, इस कांस्टेंट की वजह से। तो इसीलिए Vp इक्वल टू RT, जहाँ पर R क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम कितना होता है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर है? R जो कांस्टेंट है गैस का वो क्या है 8.314 जूल केल्विन पर मोल। क्लियर? अरे बोलो हाँ ना। यस सर। यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर दो गैस के लिए यहाँ पर बोल दे तो, जिसका दोनों का इक्वल हो, तो क्या करेंगे, P1 V1 बट्टे में T1 और इक्वल टू क्या कर देंगे, मान लो यहाँ से अगर हम R बराबर निकाले तो क्या निकाल लोगे सर, P भी बट्टे T लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना इसको ड्राइव करके। हाँ सर। तो जब दो गैस के लिए निकालना हो सेम पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। यस सर। चलो, यस सर। तो यहाँ पर हो गया आपका ये चीज। अब आता है कि आपके जितने भी और भी साइंटिस्ट थे उन्होंने आया और उन्होंने कहा कि हम भी कुछ अलग अलग अपना करेंगे। ठीक, उससे पहले एक आइडियल गैस सॉल्यूशन आप लोग को पता होगा। आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है और आइडियल गैस मतलब क्या होता है, कोई बताइए। हमने कई दिन शायद YouTube क्लास में भी चर्चा किया है इसके बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन भी होता है। आदर्श गैस बरसर। हाँ वही, उसी को आदर्श गैस इक्वेशन बोलते हैं। बताइए।
इसका इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होता है। हाँ ठीक है, PV इक्वल टू NRT होता है। ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं। चलिए, ये हुआ आपका आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें N क्या है, R क्या है, वो बताइए। सब लोग मेंशन कर लीजिएगा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। N है नंबर ऑफ मोल। V के बारे में आप लोग P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, सबके बारे में जान रहे हैं। बस एक कंफ्यूजन जो कर रहा होगा वो है N। ठीक है, P हो गया प्रेशर, ठीक है, V हो गया वॉल्यूम, N हो गया नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और R तो हो गया आपका गैस कांस्टेंट जो है 100, और T क्या है आपका, टेम्परेचर। ठीक है, T क्या है आपका, टेम्परेचर। चलो, और कुछ आइडियल गैस के बारे में बता सकते हैं? ये तब हम बोलते हैं जब हम किसी भी, अभी तक हमने 3 चीजें देखी जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फिक्स अमाउंट ले रहे थे ना। अभी जो हमने 3 लॉ देखी थी, बॉयल्स लॉ देखे, चार्ल्स लॉ देखे, फिर हमने आकर के गे-लुसाक का लॉ देखा। वहां पर आप लोग डिफिनेशन में एक चीज पा रहे होंगे कि एक अमाउंट ऑफ सबस्टांस क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ सबस्टांस फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सबस्टांस लेकर के नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस लेंगे। क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टांस। N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस। अगर हम किसी भी गैस का कोई द्रव्यमान फिक्स नहीं करना है, जितना नंबर ऑफ मोल आ रहा है उसके बेसिस पर अगर हम प्रेशर एंड वॉल्यूम देखते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर और जो हमारा गैस कांस्टेंट है उसके। आइडियल इक्वेशन क्या कहता है कि किसी भी गैस का अगर हम प्रेशर इनटू वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम या फिर प्रेशर देखते हैं, वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर और गैसियस कांस्टेंट के बराबर होंगे। यही हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से ड्राइव भी कई बार किया जाता है, जैसे n बराबर क्या निकाल सकते हैं, PV, और n अगर निकालना है तो बट्टे में क्या RT भेज देंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, NR को बट्टे में भेज देते हैं। तो यहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं इसको वेरियस रूप से। कोई दिक्कत? और आइडियल गैस इक्वेशन को दूसरा हम इस नाम से भी जान लेंगे, जनरल गैस इक्वेशन। मतलब सभी प्रकार के गैस के लिए, हमने बोला नंबर ऑफ मोल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर प्रकार के गैस के लिए हो जाएगा। यहाँ पर तो पेज नहीं, आप लोग नीचे में जो है इसके पास गैस इक्वेशन के नीचे में इसको लिखिएगा, क्योंकि यही से इसको ड्राइव किया गया, VP बराबर RT, जो कि हमने फिक्स देखा था 2 गैस को लेकर के। लेकिन यहीं पर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कर देते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस ले लेते हैं किसी भी सबस्टांस, किसी भी गैस का, तो हमारा क्या हो जाता है, जनरल गैस इक्वेशन, यानी कि सभी गैस पर ये लागू होता है। जनरल गैस इक्वेशन, जिसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है? हो गया, आगे बढ़े। तो यहां तक हमने देखा था पूरी
अब डाल्टन्स नाम का एक साइंटिस्ट आता है, वो कहता है कि नहीं, हम जो है पूरा पूरी नहीं देख करके थोड़ा थोड़ा देखेंगे, आंशिक प्रेशर देखेंगे हम लोग, ठीक है। और आंशिक प्रेशर के अकॉर्डिंग उन्होंने एक जो है अपना थ्योरी दिया, जो क्या कहलाया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर किस में देखने को मिलेगा, क्या नॉर्मली सभी गैस में देखने को मिलेगा या अलग अलग भिन्न गैस में देखने को मिलेगा? गैसों में देखने को मिलेगा। जैसे P1 अकेला निकलेगा, P2 निकलेगा, P3 निकल जाएगा डाल्टन के नियम के अनुसार से। हाँ, जितने पार्टिकल्स होंगे, P4 अगर हम पार्टिकल्स रखें तो हर एक पार्टिकल का क्या होगा, अपना अपना अलग प्रेशर होगा, अलग वाल पर प्रेशर जनरेट करेगा। मान लो कि ये हमारा क्या है, एक वेसल्स है, ठीक है, सिलेंडर है, इसमें मान लो A B C 4 पार्टिकल्स। अब चारों पार्टिकल गैसियस पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर प्रेशर में कसे गए हैं अंदर। जो हमारा एलपीजी सिलेंडर आते हैं वो प्रेशर के अंदर डाला गया रहता है ना, तभी तो जैसे जैसे गैस कम होते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ते जाते हैं और क्या होते हैं कि आपके गैस इधर टेम्परेचर की तरफ मूव करने लगते हैं, जहां जलती रहती है उसकी तरफ वो क्या करते हैं, मूव करते हैं ऊपर की ओर। नहीं तो पाइप ऊपर से लगा रहता है रेगुलेटर का, अगर मान लो गैस कम होता तो नीचे में ही रह जाता, फिर तो ऊपर से आता ही नहीं, पाइप नीचे में लगाना पड़ता है। जैसे कि डीजल और पेट्रोल में देखते होंगे, आपकी कोई टंकी होता है, चाहे मोटरसाइकिल का हो चाहे फिर इंजन ऑयल, इंजन में जो रहता है ये डीजल जो डाला जाता है उसमें क्या है, टंकी के नीचे से पाइप रहता है ना जुड़ा हुआ, लेकिन गैसियस जो भी टंकी रहेगा, गैस वाला जो भी टंकी रहेगा उसके ऊपर से ही पाइप जुड़ा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो अपना अपना प्रेशर लगाता है। मान लो ये पार्टिकल्स जो है इधर की ओर प्रेशर लगा रहा है, ये इधर की ओर मान लो प्रेशर लगा रहा है, ये इधर की ओर लगा रहा है प्रेशर, तो हर पार्टिकल का अपना अपना अलग प्रेशर होगा। और ये इन्होंने करके देखा था किसमें, जितने भी अक्रिय गैस हैं, जितने भी हमारे इनर्ट गैस है उनके बीच इन्होंने करके देखा था, और तब इन्होंने पाया कि प्रत्येक पार्टिकल्स जो होते हैं गैस का वो अपना अपना प्रेशर लगाते हैं, जिसको अगर एक साथ मिल करके लगाएगा तो गैस ऑफ प्रेशर कहलाएगा, है ना, टोटल गैस ऑफ प्रेशर कहलाएगा। लेकिन जब अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, है ना। अभी कभी कभी सुने होंगे पार्शियलिटी कर रहे हो, या टीचर पर एलिगेशन लगता है कि आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो किसी खास बच्चे की तरफ से, मतलब आप लोग को ऐसा लगता होगा लेकिन अक्सर टीचर ऐसे नहीं करते हैं, कोई ऐसा हो अलग बात है, या घर में भी देखते होंगे या कहीं पर भी देखते होंगे कि किसी एक के तरफ खास जो है मूवमेंट हो जाना, है ना, वहां पार्शियलिटी कहलाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं किसी खास पार्टिकल का अपना द्वारा ही फोर्स लगाना है, हम इसी डायरेक्शन में फोड़ के निकालेंगे, दूसरा कर हम इसी डायरेक्शन में फोड़ के निकालेंगे। अगर सब मिल करके एक डायरेक्शन में लगाता तो हो सकता है कि फोड़ के निकल भी जाए अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो, बट सब अपना अपना अलग अलग फोर्स लगाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इसी को डाल्टन्स ने पकड़ा था और इन्हीं का नाम दिया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें अगर एफ पी नेट, अगर पी पार्शियल टोटल प्रेशर निकालना चाहेंगे पी नेट, तो हमें क्या करना होगा, जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी के प्रेशर को ऐड करते जाएंगे तो हमारा पी नेट निकल करके आ जाएगा कि टोटल कितना प्रेशर लग रहा है। और अगर हम देखेंगे कि मान लो ए पार्टिकल से ए कितना प्रेशर लगा रहा अकेला, तो हम लोग क्या करेंगे, पी नेट इंटू पी वन, और बट्टे जो जिस गैस का देखना है तो उसका, और बट्टे में एन, ठीक है, समझ में आया। मान लो यहाँ पर ए के द्वारा लगाया जा रहा है बल, सर एन N1 और N क्या है, बताते हैं। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, और N क्या है सर, बता तो रहे हैं। मान ले तो ए पार्टिकल्स जो है वो क्या है, हीलियम का, ठीक है, हीलियम है,
तो यहाँ पर हीलियम के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितना प्रेशर लगाया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें टोटल प्रेशर निकालना होगा, इसका टोटल प्रेशर कितना है। क्लियर, टोटल प्रेशर निकालना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रेशर इनटू N1, यानी कि इस पार्टिकल्स के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है और टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा N, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर, क्लियर क्लियर। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? मान लो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं हम, एन डैश लिख लो। जो पार्टिकल्स होगा, सपोज He के लिए हम लोग देख रहे हैं तो He लिख लीजिए, ठीक है। और N क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर, हाँ हाँ लिखा हुआ है, हम लोग तो फालतू में। चलो यहाँ पर देख लिए एनडीएस क्या है कि अगर हीलियम के द्वारा हम प्रेशर देख रहे हैं कि मान लो कि एक सिलेंडर में हीलियम, नियॉन, आर्गन, ढेर सारा चीज बंद करके रखे हो। अगर हम देखते हैं कि हीलियम अपने आप कितना प्रेशर लगा रहा, अकेला कितना प्रेशर लगा पा रहा, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे पी डैश, ठीक है, जहां पर पी यानी कि टोटल प्रेशर, पी नेट इनटू एन डैश। एन डैश क्या होगा कि उस सिलेंडर में हीलियम के कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मान लो हीलियम के 5 पार्टिकल्स हैं तो 5 यहाँ पर N5 हो जाएगा, और बट्टे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जितने गैस में पार्टिकल्स है टोटल, हीलियम, नियॉन, आर्गन जितना का भी होगा उन सबको मिला करके, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सिलेंडर। समझ में आया या हिंदी में लिखा दे? आ गया ना समझ में? यस सर। चलो क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा अब ये देखो। सेलेक्ट द करेक्ट, क्वेश्चन आंसर लगा दिए हो जी, ऑल का है पहले मार दिया। सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, मतलब इनमें से कौन सा जो है बॉयल्स लॉ के रिलेशन के अकॉर्डिंग सही है। एक नंबर होगा इसका सही आंसर ये। ए सर। सोच के देखो ध्यान से, ऐसा सही है। मान लो बड़ा इस साइड 4 है, इस साइड बराबर के इस साइड 4 है, और बराबर के इस साइड भी 4 है। इसको भी हम 5 से गुना कर देते हैं और इसको भी 5 से गुना कर देते हैं, तो क्या दोनों बराबर ही रहेगा पहले जैसा या चेंज हो जाएगा? ऑल ऑफ एवर होगा सर। अगर मान लो पहले 4 के बराबर 4 थे, अब हमने क्या की कि दोनों तरफ 5 से गुना कर दिए, तब भी वो चीज बराबर ही रहेगा या बदल जाएगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर लॉग पी के जगह पर लॉग पी ले लिए, भी के जगह पर लॉग भी ले लिए और लॉग के ले लिए, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा इसमें? अब चलो दूसरा ये देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से भी को अगर हम 1/p करते हैं, 1/p इक्वल टू के इंटू भी करते हैं, इसको अगर हम बट्टे में लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सबके सब। इसीलिए है कि रिलेशन आप जरूर देखें, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा, ये वाला नहीं देगा आपके, है ना। आपको देगा तो ये वाला देगा या फिर ये वाला देगा कि इसमें से कौन सा बॉयल्स के अकॉर्डिंग सत्य है, ठीक है, याद रखना। चलो आगे आप क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है
500 ml of nitrogen at 27 डिग्री सेल्सियस कूल्ड यानी ठंडा किया जा रहा है -5 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर द न्यू वॉल्यूम बिकम्स। लिखो सर हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में लिखिए। 500 ml नाइट्रोजन एक मिनट रुकिए। अरे बकलोल तो इस पे करके तुम भेज दो ना, है कि नहीं? नंबर दिया हुआ है तब भी पगलाएगा। भेजो इस पर, बाकी हम देख लेंगे फिर। हाँ लिखिए। 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन 500 ml है। किसी गैस का क्या? नाइट्रोजन गैस का। 27 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैस का आयतन 500 ml है, तो -5 डिग्री टेम्परेचर पर -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन का आयतन क्या होगा यदि दोनों स्थिति में दाब बराबर हो। यदि दोनों स्थिति में दाब बराबर हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाओ, आंसर पाओ फटाक से। आपको जब भी ये निकालना है तो केल्विन में चेंज कर लेना है। केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस और प्लस में 273। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसको केल्विन में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन में वो टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे कि आपका 27 डिग्री टेम्परेचर है तो 27 प्लस 273 -5 डिग्री सेल्सियस है तो -5 प्लस 273। और आपको फॉर्मूला हमने दिया हुआ है कि जब क्या हो, आपके वॉल्यूम दिया हुआ रहे, टेम्परेचर आपको निकालना रहे, तो V1 T1 बट्टे V2 T2। भूल गए क्या? लगाओ फॉर्मूला, 1 मिनट में आंसर आएगा। अरे बेवकूफ सब, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। गजब हो तुम लोग। देखो कैसे आएगा। V1 T1 निकालोगे, V1 दिया हुआ है 500 ml वॉल्यूम,
टेम्परेचर दोनों का, T1 का टेम्परेचर 27 डिग्री है, 273 में 27 ऐड करोगे 300 हुआ। और T2 कैसे निकालोगे, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा -5, 268 हुआ। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में बैठाओगे, V1 का दिया हुआ है वॉल्यूम 500 ml, ठीक है, और T1 टेम्परेचर अभी हमने निकाला 300 केल्विन, V2 हमें निकालना है, और T2 दिया हुआ है 268। जब इसको कोना कोनी कट करेंगे 2 0 2 0 गया, इधर से V को अगर कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, 3V2, और इधर से क्या हो गया 268 गुना 5, और यहाँ से V2 अगर हम निकालना हो तो बट्टे में क्या करेंगे, बट्टे में 3 कर देंगे, निकल के आएगा। गधा ही हो तुम लोग, फॉर्मूला पे नहीं आंसर आ रहा है तो किस पर आएगा, समझ में आया? यस सर, आ गया। भैंस चराना जाके, जब ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है अभी सामने में, सारा चीज दिया हुआ तब नहीं आ रहा बनाने तो क्या करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, आप बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Molecular weight of gas A and B are 2 and 32 respectively. The time taken by 100 cc volume of gas A to diffuse, what volume gas is diffused in the same time, है ना? B यानी कि डिफ्यूज करने के लिए कितना में डिफ्यूज करेगा, हिंदी में लिखो। A तथा B गैस का अनुभार, A तथा B गैस का अनुभार, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ, ध्यान रखना, A तथा B गैस का अनुभार क्रमशः 2 तथा 32 है, 2 तथा 32 है। दो तथा 32 है। गैस A का, गैस A का गैस A का 100 सीसी आयतन, 100 सीसी, म्यूट रखो ना यार, किसका अनम्यूट है जी? 100 सीसी आयतन विसरित होने में जितना समय लगता है या जितना समय लेता है, उतने ही समय में बी गैस का कितना आयतन विसरित होगा। अब चलो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है जो कि है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ लेंगे तो फिर इसको जान जाएंगे। चलो देख लेते हैं, नीचे पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ाया हुआ तो पहले यहाँ पर हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बता देंगे। क्या नीचे है? सर लॉ है और नीचे जाइए। हाँ चलो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ते हैं, फिर बन जाएगा। क्लियर है? हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही। चलो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ग्राम्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि गैस का कोई ऐसा प्रॉपर्टीज है, गुण है, ठीक है, जो कि क्या होता है ग्रेविटी के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, आप प्रेशर पर दो, प्रेशर कुछ भी दो, ठीक है, कुछ ना प्रेशर दोगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, वो डिफ्यूज होगा। यानी कि कहीं गैस को रखोगे, अगर थोड़ा सा भी छिद्र है
तो वो धीरे धीरे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, अपने आप को विसरित करना शुरू करेगा, यानी कि मिलाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि आपका जो भी होगा रेट ऑफ चेंज जो होगा, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेशियो होगा वो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अगर किसी गैस का डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, तो उसको विसरित होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे कि हम लोग सेंट मारते हैं, आप लोग सेंट कई सारा मारते होंगे, उसमें देखते होंगे जो हार्ड सेंट होता है, ठीक है, हार्ड सेंट वो कुछ काफी समय तक चलता है, यानी कि अभी लगाए तो 1 घंटा 2 घंटा तक भी उसका स्मेल बॉडी में रहता है। देखे हो कि नहीं देखे? क्यों? क्योंकि उस गैस का डेंसिटी काफी ज्यादा है, उस परफ्यूम का डेंसिटी काफी हाई है, इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन होने में उसका क्या हो रहा, थोड़ा स्लो है। नहीं तो क्या होता है कि जल्दी से जल्दी वो खत्म होकर के खत्म हो जाता। वही फ्लिपकार्ट से मंगाओगे कोई परफ्यूम और वो लगा के चलोगे, पता चला कि रूम से लगा के निकले और रोड पर से जब तक वहां तक पहुंचे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहुंचे, पता चला कि मेरा परफ्यूम का कोई फ्रेगमेंट ही नहीं आ रहा, कोई जो है आपको स्मेल ही नहीं आ रहा। तो क्या हो रहा है कि वहां पर डेंसिटी कम होने के कारण रेट ऑफ डिफ्यूजन काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, किसके, अंडर डी, यानी कि डेंसिटी के। क्लियर है? डेंसिटी के। जबकि आपको पता होना चाहिए कि रेट आर बराबर, इधर से आर बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बट्टे टाइम। किसके बेसिस पर हम वॉल्यूम बटे टाइम करेंगे? अच्छा, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। देखो ये तो हुआ आपको मोलिकुलर बेसिस पर, ठीक है। चलो अब अगर हम रेट देखते हैं तो क्या होता है कि कितना गैस जो है, यानी कि लीटर, मान लो 5 लीटर 6 लीटर, और वो कितने समय में निकल रहा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन तो यही होगा हमारा, है ना। कि मान लो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलोगे गैस का, कि 5 लीटर गैस था, वो 3 घंटा में क्या हुआ, वातावरण में मिल गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हुआ, V/T। यही होता है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस का विसरण, ठीक है, अनुपात वॉल्यूम अनुपात समय, यानी कि कितने वॉल्यूम कितने समय में जो गैस विसरित हो गया, उसी को तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन जब डेंसिटी के फॉर्म में देखेंगे तो वो क्या होगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे 1/√D के। अब समझ में आया? एक्चुअल में ये होता है, बट डेंसिटी के फॉर्म में देखें हम, क्योंकि गैस में जो है अधिकतर डेंसिटी के फॉर्म में देखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग 1/√। अच्छा ये छोड़ दो, इसको अगर दिमाग से कंफ्यूजन करना ना तो एक इक्वेशन बना के रख लो, जरूरत कहाँ पड़ेगी हम बताएंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसी पर ध्यान करो। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर एक गैस के लिए है तो R1 = 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ये, और यहाँ पर अगर हम कोई कांस्टेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R = 1/, जो है कोई कांस्टेंट अगर K ले लेते हैं, मान लो कि R = K 1/√D, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे हाँ ना बताओ, डायरेक्टली यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए कांस्टेंट तो लेना पड़ेगा ना। अब मान लो कि दो डेंसिटी की गैस है, क्या क्या बोल रहे हो? चलो अब देखते हैं कि अगर दो गैस का अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन देखना हो जिसका डेंसिटी D1 D2 है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, R1 R2 =
दोनों में के कांस्टेंट रहेगा, उड़ जाएगा, एक उड़ गया, क्या बचेगा, रूट अंडर d2/d1। ये याद रखना, ये आपका सवाल सॉल्व करेगा। अभी जो हमने कुछ देर पहले सवाल देखा था वो, चलो उस सवाल में अब ये फॉर्मूला को अप्लाई करो और फटाक से दोनों गैस का डिफ्यूजन बताओ। ये भी याद रखना, ठीक है, कहाँ जरूरत पड़ेगा बताएंगे। अब आओ वापस क्वेश्चन पर। हाँ, चलो यही क्वेश्चन था ना, सॉल्व करो, फटाक से सॉल्व करो। सर हिंदी में बोल दीजिए क्वेश्चन। हिंदी में तो बोले हुए हैं क्वेश्चन। ए तथा बी गैस का अनुभार क्रमशः 2 और 32 है। गैस ए का 100 सीसी पर, यही क्वेश्चन तो था जो पहले लिखा करके फिर ग्राम्स लॉ दिखाने चल गए। बताओ। चलो, दो गैस का अनुभार क्रमशः दिया हुआ है आपको कितना, ए और बी दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:32, ठीक है। और ए का जो है वो दिया हुआ है क्या आपको, रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि ए बराबर कितना 100 सीसी, ठीक है, 100 सीसी। और टेम्परेचर दोनों के लिए क्या है, सॉरी टाइम क्या है दोनों के लिए, सेम टाइम। तो T इक्वल टू TB, TA बराबर TB, और जिसको हम TB लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए सेम टाइम है, टाइम फिक्स है दोनों के लिए। तो हमें देखा हुआ दो फॉर्मूला, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D के जगह पर हम M क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आओ थोड़ा सा चीज छूट गया था, वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मोलिकुलर मास इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू डेंसिटी, और यहाँ पर अगर हम डेंसिटी बराबर निकालेंगे तो मोलिकुलर मास बाय 2। तो यहाँ पर किसी भी जगह पर हम डेंसिटी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो कि R1 बराबर, यहाँ पर अगर हम लिखे हुए हैं 1/D, तो इसके जगह पर 1/, मोलिकुलर मास के जगह पर हम मान लो सिंबॉलिक रूप से M यूज करते हैं, M/2, ठीक है, रूट के अंदर है। तो ये क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं, ये बताओ, M/ ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो अब सवाल में आओ। ठीक है, तो दो गैस का आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या, अभी जो हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला क्या देखा था, R बराबर रूट अंडर, अरे बताओ, उसके जगह पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√M ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, और R बराबर वॉल्यूम बटे टाइम भी होता है। तो दोनों के लिए अगर हम करें R बटे वॉल्यूम बाय टाइम, तो यहाँ पर अगर 1 के लिए देख रहे हैं, R A के लिए देख रहे हैं, R A गैस के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा VA बटे TA, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है VA बटे TA, जिसको उल्टा गुना करोगे तो ऊपर नीचे होगा। और R अगर B के लिए देखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, VB बटे TB लिखेंगे। अब मान लो RA बट्टे में RB लिखा हो, तो इस दोनों का वॉल्यूम जो है यहाँ पर लिखोगे VB बट्टे TB, और नीचा में
और नीचे में क्या लिखोगे, ए ही ना, दोनों ऊपर वाला के लिए ए और नीचे वाले के लिए भी बट्टे टी भी। अब इसको कोना कोनी उल्टा करोगे तो उल्टा पुल्टा होगा, ये बताओ। और जब इसको उल्टाओगे तो ये हो जाएगा भी ए इंटू टी बी और बट्टे में भी बी इंटू टी ए हो जाएगा, होगा। अरे बताओ कि नहीं, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम m के लिए a यूज करें, m a के लिए अगर r a वाला है तो m a यूज करेंगे, r b वाला है तो m b यूज करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग बट्टे में जो दोनों का 2 रहेगा वो कट जाएगा ना, दोनों में सेम रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग से हमारा क्या हो जाएगा, m a m b बट्टे m a होगा। फॉर्मूला यही होता है, बस इसको याद कर लो। अगर 2 गैस में आपको डिफ्यूजन बोला जाए ये लिख लेना, ठीक है। इतना दिमाग नहीं लगाओ, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला को रट लो। हटाओ, जब समझा रहे हैं बेसिक में साफिक गोल है तो कहाँ से समझोगे, दिक्कत यही होता है। बेसिक पूरा अगर क्लियर गोल रहता है तो ये फॉर्मूला ही है, इसको रख लो, ठीक है। अगर 2 गैस दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ गैस ए बट्टे वॉल्यूम ऑफ गैस बी इनटू क्या है, टाइम ऑफ गैस बी बट्टे टाइम ऑफ गैस ए। तो दोनों के लिए कांस्टेंट है तो टी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और रूट अंडर मोलिकुलर मास ऑफ बी बट्टे मोलिकुलर मास ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ ए दिया हुआ है ना 100 cc, बुक में दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो 100 cc। टाइम दोनों के लिए सेम है तो टी टी कट जाएगा ना, नीचे ऊपर टी टी होगा तो कट जाएगा ना। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ बी, तो नीचे वॉल्यूम ऑफ बी हम लिखे रहेंगे और रूट अंडर 32/2। तो रूट अंडर 32 का वैल्यू कितना होता है, बताओ। 16 दूनी 32 काट दोगे इसको तो नहीं होगा, 16। और रूट 16 का वैल्यू क्या होता है, 4 गुना 4 करोगे तो एगो 4 बाहर निकल के आ जाएगा। 4 गुना 4 रूट में से जोड़ा में से कोई चीज बाहर निकाला जाता है, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब ये बताओ यहाँ पर हो गया 100 बट्टा भी इधर इक्वल में 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं कुछ तो बट्टे में 1, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दो, 4 भी इक्वल टू 100। और यहाँ पर भी यानी कि वॉल्यूम ऑफ बी निकल के क्या आ जाएगा 100/4, अर्थात बी इक्वल टू 25 cc। समझ में आया, फॉर्मूला ही ये है, इसको रट लेना। अगर 2 गैस के लिए अगर डिफ्यूजन रेट आपसे पूछा जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। इस फॉर्मूला में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछो क्या है, इतना छोड़ दो। इधर तुम लोग को समझने में बहुत लगेगा, इसलिए छोड़ दो इधर। इस फॉर्मूला में अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछो, ठीक है। इस फॉर्मूला को रख लेना कि अगर 2 गैस का विसरण रेट देखना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर। और इस पर शायद हम लेक्चर भी करवाए हुए हैं ना, पहले क्वेश्चन करवाए हैं ढेर सारा। पहले वाले जो भी हो बताओ, इस पर हुआ है लेक्चर यूट्यूब पर, इस चैप्टर से क्वेश्चन करवाए हैं ना। हाँ उसका लिंक हम दे देंगे और वहां से कर लेना है सारा क्वेश्चन। और आपका फॉर्मूला यहीं पर समाप्त होता है, ये चैप्टर भी यहीं पर एंड होता है। अगला चैप्टर कल हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे या फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, जल्दी से बताओ। पीरियोडिक टेबल सर। पीरियोडिक टेबल, चलो ठीक, कल से पीरियोडिक टेबल